Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So this is our 12th lecture of management and ethics. In this lecture, we will cover our ethics topic, that is probity in governance. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the videos, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. So without wasting our time, let's move to the topic. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में अगर कहें तो सत्यनिष्ठा। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका मतलब होता है हमारा कि कंप्लीट और कंफर्म इंटीग्रिटी, मतलब कि कंप्लीट ट्रस्टवर्दीनेस रहे, कंप्लीट हमारा ऑनेस्टी रहे और मतलब स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स रहे हमारे, उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस इज डिफाइंड एज अडेरेंस टू एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, की मॉरल वैल्यूज और एथिकल जो हमारे वैल्यूज हैं वो रहे एक गवर्नमेंट के अंदर, उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेक्टिट्यूड, अपराइटेडनेस। क्लियर? तो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके अंदर हमारी जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें रहेंगी, एथिकल वैल्यूज रहेंगी, तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। क्लियर? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोसीजरल इंटीग्रिटी विद हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर, मतलब कि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी रहे, कि मतलब एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो हो जिसमें कि ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस शो हो विद हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। और एथिकल बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, मतलब बहुत हाई रहना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा एथिकल बिहेवियर शो करे जो गवर्नमेंट रूल कर रही है। इट इज़ द वाइटल फॉर एग्जीक्यूटिंग द गवर्नेंस सिस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, कि गवर्नमेंट जो है वो जो काम कर रही है उसके लिए, और सोशो इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट है उसके लिए हमारा प्रोबेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, मॉरल प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के अंदर जो कि रूल कर रही है। अब आता है हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में होने चाहिए, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है गवर्नेंस को फॉलो अप करने के लिए, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो अप करती है। तो कौन कौन से, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी वही ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ये। दूसरा होता है टू मेंटेन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस, ऑनेस्टी, ये सब रहना चाहिए। क्लियर? पब्लिक सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट के अंडर, कि भाई जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पब्लिक ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को फॉलो अप करते टाइम रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ का ध्यान रखा जाए। टू प्रिजर्व पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस, जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस हो उसमें हमारे जो पब्लिक कॉन्फिडेंस या पब्लिक की जो इंटरप्शन है वो उसको प्रिजर्व रखा जाए, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए। टू अवॉइड द पोटेंशियल फॉर मिसकंडक्ट, फ्रॉड एंड करप्शन, जो मिसकंडक्ट, फ्रॉड और करप्शन होने के चांसेस होते हैं उसको अवॉइड किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस के। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, मॉरल प्रिंसिपल्स को, एथिकल बिहेवियर को मेंटेन करने में, जो जो प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करेंगे एक गवर्नमेंट को चलाने में, कौन कौन से। सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी आता है। अकाउंटेबिलिटी ये कि जो भी ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है उसके लिए अकाउंटेबल रहे, आंसरेबल रहे गवर्नमेंट, उसके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो आंसरेबल रहे किसी भी एक्शन को लेके, तो उसके लिए प्रॉपर मतलब डिसीजन और प्रैक्टिसेस क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैक्सिमम लेवल तक शेयर किया जाए, और जिससे कि जो पब्लिक है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने में हेल्प करे। जो ट्रांसपेरेंसी है वो मिनिमाइज करती है किस चीज़ को, रिस्क फॉर द फ्रॉड और करप्शन, मतलब कोई भी ऐसा रिस्क जो भी क्रिएट हो सकता है फ्रॉड और करप्शन के लिए, उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करती है हमारी ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि क्या होगा कि जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ही कम फ्रॉड और करप्शन होने के चांसेस होंगे, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, जो कि उनकी जनरल ऑब्लिगेशन होती है कि भाई उन्हें अपने जो एम्प्लॉयर, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके उनके तरफ क्या रहना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल रहना पड़ता है, कि भाई वो जो भी मतलब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्लियर? तो इसमें कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टीम का पार्ट है और पब्लिक सर्वेंट है तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी का जो मतलब एक टर्म है उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है। क्लियर?
मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टीम हु आर पब्लिक सर्वेंट्स टू एग्जीक्यूट अ कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट टीम का मेंबर है तो उसको वो करना ही पड़े, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो। क्लियर? मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हायर एम्प्लॉयज़ की तरफ होती है, ना कि टीम मेंबर्स जो है एक नॉर्मल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ होती है। इम्पार्शियलिटी क्या होती है कि भाई हम कोई भी अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं होना, किसी की तरफ पार्शियल नहीं होना, हमें एकदम फेयर डिसीजन रहना, इम्पार्शियल रहना है, जिससे कि जो प्रोसेस है वो ऑनेस्टली और अच्छे से हो पाए। क्लियर? तो इसका मतलब यही है कि किसी भी जो पब्लिक सर्वेंट है कोई भी, उसको कभी भी किसी की तरफ बायस नहीं होना। कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें ऑनेस्टी, फेयर और इम्पार्शियलिटी शो करनी है। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो, मतलब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट में से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा हो, तो हमेशा पब्लिक ड्यूटी को ही प्रायोरिटी दी जानी चाहिए देन दैट ऑफ आर प्राइवेट इंटरेस्ट। क्योंकि पब्लिक ड्यूटी जो होगी वो एक कॉमन जो ह्यूमन बींग है या कॉमन जो हमारी पॉपुलेशन है जो भी है, उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं और उसके ही बेनिफिट को सोच के हमें एक्शंस लेने चाहिए। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब भी जनरेट हो तो हमें अपनी पब्लिक ड्यूटी को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए देन दैट ऑफ आर प्राइवेट इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर्स फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर प्रोबिटी को इंश्योर करने के लिए जो जो मेजर जो जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला है मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन जो है वो मस्ट है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर प्रोबिटी को इनकलकेट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल अगर एक इंटीग्रिटी को अपनी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करेगा, इंक्लूड करेगा, उसको जब ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाया जाएगा कि कैसे उसको एथिकल प्रिंसिपल्स को, एथिकल बिहेवियर्स को फॉलो अप करना है, तो वो एक अच्छी गवर्नमेंट को ही एक डेवलप करके देगा। एक अच्छी गवर्नमेंट तभी बनेगी जब जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ऐसी मॉरल एजुकेशन दी जाए जिसके अंदर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा। तो ऑब्वियसली अपने आप ही वो जो पर्सन है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारा कि अगर हम अपनी ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाएं कि कैसे हम जो ब्राइब जो लेते हैं लोग, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो ये जो मॉरल एजुकेशन जो सिखाई जाएगी उससे क्या होगा, करप्शन, फ्रॉड बहुत हद तक कम होएगा। अगर ये वाली चीज़ें हम अपना मॉरल एजुकेशन को अपने पब्लिक सर्वेंट्स को या गवर्नमेंट को सिखाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिखाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा एक गुड गवर्नमेंट का एक पिलर बनेगा, एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, एक सोसाइटी बनेगी, हमारी सिविल सोसाइटी बनेगी जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एकदम क्लियर रखेगी। क्लियर? एक क्योंकि देखो जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी, जब ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा कि जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, जो भी स्ट्रेटेजीज फॉलो अप करी जाएंगी, वो सारी की सारी कोई भी परफॉर्म किया जाएगा टास्क, वो सारे क्या होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, वो एकदम पब्लिक के सामने होंगे, तो कोई भी फ्रॉड और करप्शन होने की चांसेस नहीं होंगे। क्लियर? तो इसी वजह से गुड गवर्नेंस के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग रखें और ट्रांसपेरेंसी रखें। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब बहुत सारी ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि हमें अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करें, लोगों को इन्वॉल्व करें उसके अंदर, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है? उसको एकदम फ्रीडम रहेगी अपने एक्शंस को अच्छे से कहते हैं ना, अपने एक्शंस को पुट करने में, परफॉर्म करने में। अब इस चीज़ के लिए कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, उसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। ठीक है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं कि हम इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
एक दिया है हमें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए एक्ट बनाया गया है, इसको अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओम्बुड्समैन ऑफिस इन द लोकल और स्टेट लेवल, मतलब एक ऐसा ऑफिस बना दिया जाता है जहाँ पे एक ऐसा ऑफिसर होगा, जो भी प्रॉब्लम आएंगी, जो भी परेशानी आती हैं लोकल और जो स्टेट लेवल पे जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है उनकी, उनको सुनने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी किसी फर्म के अगेंस्ट वो चीज़ आई है उसके लिए प्रॉपर मतलब उसके लिए पूरी छानबीन करने के लिए जो हमारा ऑफिस होता है वो यही होता है, ओम्बड्समैन ऑफिस। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बिल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड असेट, इनकम और असेट को जानने के लिए, उसकी डिस्क्लोजर के लिए हमारे पास अकाउंटेबिलिटी बिल होते हैं, उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, उससे हमें इनकम और असेट का पता चल सकता है। उसके बाद रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट लॉज, मैनेजमेंट लॉज होते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, क्लियर। तो ये हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, जिससे कि एक नॉर्मल जो पर्सन है, जो एक पब्लिक मतलब हम कह सकते हैं कि पब्लिक के लिए ये सारे जो लॉज हैं ये एन्यूमरेट किए गए हैं, जिससे कि वो अपने जो भी उनकी कह सकते हैं कि जो उन्हें लग रहा हो कि ये चीज़ गलत हो रही है या फिर उन्हें कोई डाउट हो, तो वो उसको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से वो पूरी की पूरी नॉलेज ले सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसके बारे में भी उनको अश्योरेंस चाहिए। उसके बाद आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट मतलब अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उसको जानने के लिए, उसके सल्यूशंस के लिए हमें मतलब किस किस चीज़ के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं अपनी जो पब्लिक है उसको, गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बहुत सारी स्टेप्स उठाए हुए हैं। तो सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ सीनियर सर्वेंट्स टू पब्लिक, जो सीनियर सर्वेंट्स होते हैं, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, हायर अथॉरिटीज जो होती हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो पब्लिक को अवेलेबल कराए जाते हैं। डिटेल्स इन डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स, मतलब डिपार्टमेंटल वेबसाइट की जो मतलब डिपार्टमेंटल जो वेबसाइट्स हैं उस पर सारी डिटेल्स डाली जाती हैं जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं या सीनियर सर्वेंट्स जो होते हैं उनके लिए, कि जिससे जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो उसके लिए वो कांटेक्ट कर पाए। उसके बाद आता है हमारा फैसिलिटेशन काउंटर्स फॉर सिटीजन्स के लिए, मतलब फैसिलिटीज़ के लिए काउंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। असेसमेंट्स एंड मॉनिटरिंग, मतलब प्रॉपर असेसमेंट करी जाती है, मॉनिटर किया जाता है जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसको। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कि हमारी जो पब्लिक है उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो इन स्टेप्स को उठा सके, यहाँ जा सके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है हमारा, कि जो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जुडिशरी सिस्टम है, हमारी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, जो भी है हमारी, उनके लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि रूल्स होते हैं एक तरीके के जो फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है, किसके लिए, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी है, हमारी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग आते हैं वो भी, और जो हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर क्या होता है हमारा, कि मतलब एक पब्लिक डिलीवरी सर्विस मतलब जो होती है हमारी, उसको इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं वो, कि हम एक ऐसा मतलब पब्लिक डिलीवरी सर्विस मतलब इंश्योर कर रहे हैं या कि प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर की ये इंश्योर किया जाए, ये बताया जा सके कि अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब हम अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि जो कि हमारे सिटीजन कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस बनाएं, वो गवर्नमेंट के साथ उस चीज़ में पार्ट लें, और उनको उस चीज़ के लिए एनकरेज किया जाता है कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो उसको शो करें, और गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्ट लें, क्लियर। मान लो सिटीजन कमेटीज बना दी जाती हैं, मतलब लोगों की कमेटी बना दी जाती हैं, और उस कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसमें पार्ट लेते हैं, जिससे कि एकदम क्लैरिटी रह सके, मतलब अकाउंटेबल रहे गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिविटी रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे, क्लियर। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाते हैं। अब ये जो पार्टिसिपेशन होता है ये किस तरीके से होता है, सबसे पहला है पब्लिक हियरिंग, कि भाई हम लोगों की सुनते हैं। उसके बाद सिटीजन एडवाइजरी बोर्ड, ये सिटीजन एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कमेटीज बना दी जाती हैं। इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई इंटरप्शन नहीं होता, अलग होती हैं वो ये चेक करती हैं कि करप्शन मतलब किसी ने कोई करप्ट एक्टिविटी करी है तो उसको चेक करने के लिए। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिटीजन्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें इंटरप्ट कर सकते हैं, क्लियर।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट क्या है? पब्लिक सर्विस रेफर टू द ब्रॉड फ्रेमवर्क, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है एक, जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो उनकी जो सर्विस है, जो उनका जो काम है, उसको पब्लिक गुड के लिए किस तरीके से वो एडवांस कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब बढ़ा सकते हैं, और उनका एम यही होता है कि वो पब्लिक जो है हमारी उसको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज को एक तरह से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज निभाते हैं। ये जो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं कंटेजियस इंटरेक्शन, ग्रीवेंस रिड्रेसल और भी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि इस सर्विस के अंदर आती हैं। अगर हम देखें तो इन डे टू डे लाइफ में हमारे जो सेक्टर्स हैं जिनके लिए पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करी जाती है हमारी पब्लिक को, वो हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उनको कौन कौन सी है? हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ है, ठीक है, जुडिशरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी पब्लिक सर्विस के अंदर आती हैं जो कि सिटीजन ऑफ अ कंट्री उसको प्रोवाइड करी जाती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सर्विस जो होती है वो मतलब एक कॉमन इंटरफेस है किसके बीच में? लोगों के बीच में और जो स्टेट है, जो कंट्री है उसके बीच में, क्योंकि वही एक तरीके से उनको जोड़ के रख रही है, वही उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। वो एक मीडिएटर है कि कंट्री जो स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई है उस गवर्नमेंट के और जो हमारी सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो काम कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, और वही एक गवर्नमेंट को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि कैसी गवर्नमेंट है और कैसे फंक्शनिंग कर रही है। तो जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को शेप देती है या लोगों के अंदर जो ट्रस्ट जनरेट करती है वो कौन होता है? ये पब्लिक सर्विसेज होती हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो सकते हैं, हमें जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस जो होती है या जो पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो एक तरह से एक मीडिएटर के इंटरफेस की तरह काम करते हैं लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि वो एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रस्ट जनरेट करते हैं लोगों के भी अंदर कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जो पब्लिक सर्विसेज नीड टू बी डिलीवर्ड विद ऑनेस्टी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब हमारे जितने भी जो वीकर सेक्शन है, मोस्ट वनरेबल जो ग्रुप है हमारे, उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है किस तरीके से कि ऑनेस्ट रहे, सिटीजन सेंट्रिक रहे, कि मतलब लोगों के बारे में ही सोचे, रिस्पॉन्सिव रहे, और जो उनकी नीड है, जो वीकर सेक्शन है हमारे, उनकी नीड्स को फुलफिल करने वाली जो सर्विसेज होती हैं उसी तरीके से हम मतलब पब्लिक सर्वेंट्स हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। Promoting greater transparency, allowing ordinary citizens to access the quality, adequacy and effectiveness of elementary services। मतलब हमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहिए, जो एक्सेस जो मतलब जो सिटीजन्स एक्सेस कर पाएँ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे कि जिसमें क्वालिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस रहे, जिससे कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके प्रेफरेंसेस हैं वो पूरी हो सके। क्लियर? पब्लिक सर्विस इज टू बी सीन एज एन अमेलगम of legal and moral obligation that must be provided in a transparent, efficient and time bound manner। मतलब पब्लिक सर्विस क्या है? कॉम्बिनेशन है लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशंस का, जो कि इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करे कि वो ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और टाइम बाउंडेड मैनर में हो। क्लियर? मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करें उसमें डिले हो जाए तो वो फिर किस काम की है। क्लियर? तो हमारी जो डिलीवरी होनी चाहिए जो सर्विसेज की वो विद इन टाइम होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, एफिशिएंट रहनी चाहिए। तो ये एक हमारे पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सर्विस प्रोफेशनलिज्म मीन। मतलब पब्लिक सर्विस जो है वो प्रोफेशनलिज्म कैसे शो करती है, उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। मतलब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल हमारी वो आ जाए, कोई भी पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसी सरकार आ रही है, किसी की भी पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन किसी की तरफ इंक्लाइन ना होकर न्यूट्रल वे में जो काम करता है पब्लिक ऑफिसर, वो मतलब उसका एक प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब अब पब्लिक जो ऑफिसर है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, उसके बाद वो अकाउंटेबल रहना चाहिए, वो आंसरेबल रहना चाहिए जो भी वो एक्शन करे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इक्विटी इन यूटिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो इम्प्लीमेंट होती है उसके लिए इकोनॉमिकल, एफिशिएंट और मतलब एक अच्छे से जो इक्विटी है उसको यूटिलाइज किया जाए, तो ये भी एक पब्लिक ऑफिसर का काम होता है। उसके बाद आता है सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। सिटीजन सेंट्रिक मतलब कि जो लोगों के बारे में सोच के ही काम किए जाएं उसको कहते हैं सिटीजन सेंट्रिसिटी।
क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के फीचर्स क्या क्या हैं। पब्लिक सर्विस आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय लोकल और नेशनल मोनोपोली स्पेशली इन सेक्टर्स विच आर नेचुरली मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली कैसे है, वही सेक्टर वही उन्हीं जगहों पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वही लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं बस जिनके पास मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब क्या, कि जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो किसके थ्रू की जा रही हैं, लॉ ऑर्डर जुडिशरी, ठीक है, इनके थ्रू ही करी जा रही हैं। मतलब हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो यही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्टेन पब्लिक सर्विसेज आर वाइटल। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना एग्जिस्टेंस कम्युनिटी में मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि वाटर, ट्रांसपोर्ट, फूड। अब यही है कि अब हमें जो भी, मान लो अगर हम एक किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे जो पानी है वो पाइपलाइन से ही आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी गवर्नमेंट ही हमें प्रोवाइड करा रही है। हमारी पब्लिक जो सर्विसेज की जो हमें ज़रूरत है वो भी हमें पब्लिक जो हमारे सर्वेंट्स हैं वही प्रोवाइड कराते हैं, और वो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं जो हमारी उसके लिए भी काम करते हैं, जैसे वाटर, ट्रांसपोर्ट, फूड, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं आज के टाइम में। तो उनको भी कौन हमें मुहैया कराता है, हमें पब्लिक सर्वेंट्स मुहैया कराते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दीज सर्विसेज इन्वॉल्व आउटपुट दैट आर हार्ड टू एट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। हम अगर कोई सर्विस है उसको हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पर्सन हमें प्रोवाइड करा रहा है। मान लो अगर पानी आना बंद हो जाता है हमारे मतलब हमारे घरों में, एक दिन के लिए हो गया, 2 दिन के लिए हो गया, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन है जो जिसने पानी हमें प्रोवाइड नहीं किया, हम एक पूरी जो गवर्नमेंट है हमारी उसको हम ब्लेम करते हैं। क्लियर। तो मतलब अगर कोई रॉन्ग हैपनिंग होती है, कोई गलत काम होता है, तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन या एक इंडिविजुअल को ही ब्लेम नहीं करते, हम पूरी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। तो क्लियर। तो जो आउटपुट होते हैं उसका एक इंडिविजुअल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो पूरी जो गवर्नमेंट है, पूरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ही ब्लेम किया जाता है। They are provided by large scale administration which affect entire socio economic structure of society। ये एक लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी हमें मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये पूरी जो हमारी सोसाइटी है, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो, उसको अफेक्ट करता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज द एसेंस ऑफ पब्लिक सर्विस इन डेमोक्रेसी। मतलब कि हमारा जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो डेमोक्रेसी में जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो जो उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक एसेंस है पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, मतलब आंसरेबल रहना लोगों की तरफ। क्लियर। उसके बाद आता है सोशल गुड ओरिएंटेड रेदर देन प्रॉफिट ओरिएंटेड। मतलब प्रॉफिट के बारे में ना सोच के लोगों की अच्छाई के बारे में सोचना ही ये फीचर होता है एक अच्छी, मतलब गवर्नमेंट के लिए। अच्छी गवर्नमेंट जो है, जो फॉलो अप करती है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके लिए ये एक उसका फीचर है कि वो सोशल गुड के बारे में ज़्यादा सोचती है देन दैट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन विच वर्क अंडर पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड स्क्रूटनी। मतलब जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो भी के थ्रू जो प्रोवाइड करी जा रही हैं, वो किसके अंदर काम करती हैं, पॉलिटिकल डायरेक्शन और स्क्रूटनी के अंदर काम करती हैं। मतलब पॉलिटिकली हम उसके जो पब्लिक सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड, वो अंडर पॉलिटिकल मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिकल डायरेक्शन के अंदर होता है। अब आता है हमारा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस। देख लेते हैं पब्लिक सर्विस को फिलोसफिकल तरीके से कैसे बताया गया है। सबसे पहला है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे थिंकर्स हुए हैं जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी, उन्होंने मेंशन किया है कि जो पब्लिक सर्विस है वो हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। कैसे कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के सामने मतलब अपना जो काम करती है, लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो क्यों करती है, क्योंकि लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया है, अपने कुछ राइट्स को, अपने कुछ रिसोर्सेज को उनको दिया है, उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को। क्लियर। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो बाउंड है कि वो उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ राइट्स को, कुछ रिसोर्सेज को उस गवर्नमेंट को दिया है, सौंपा है, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है उन लोगों के बीच में, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, जो लोग हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से पब्लिक सर्वेंट्स को ये उनकी मतलब एक तरह से बाउंडेशन हो जाती है, उनकी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि वो लोगों को सर्व करेंगे ही करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या बताया गया है कि जो थिंकर है जैसे कि महात्मा गांधी, उन्होंने पब्लिक सर्विस को एक सैल्वेशन की तरह देखा है कि ये एक अच्छी चीज़ है। ही बिलीव दैट पब्लिक सर्विस
एलिवेट कॉन्शियसनेस एंड प्रोड्यूस द हाईएस्ट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मतलब उनका ये बिलीव है कि जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करता है वो जो पर्सन है उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है और उसके अंदर एक हाईएस्ट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट प्रोड्यूस होता है। उनका कहना है कि मतलब उन्होंने ये कहा भी है कि बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ, खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को एक लूज कर दे दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने में, किसी दूसरे के लिए सर्व होने में हम अपने आप को लूज कर दें, तो ये हमें खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये महात्मा गांधी जी ने बताया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गिविंग बैक। ये बिलीव किया जाता है कि मतलब जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो लोग पब्लिक रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एनरिच कर चुके हैं, जिनके पास बिल्कुल एफिशिएंटली मतलब पूरे भरपूर मतलब एबिडेंट क्वांटिटी में है हमारे रिसोर्सेज, वो लोग जो है वो उनको उन लोगों को हेल्प करना चाहिए जिनको उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे ही लोग जो कि रिच हैं रिसोर्सेज में, पब्लिक रिसोर्सेज में, जो कि फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जो लोगों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। किसको? जो लोग नीड में हैं, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, नारायण मूर्ति हो गए, ये लोग क्या है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गिविंग बैक का मतलब है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अबेंडेंस में उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी जो है वो खुश रहे, मतलब हैप्पीनेस रहे, पीस रहे, हार्मोनी बनी रहे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ सर्विस। पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो व्यूड एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल मॉरलिटी विच मोटिवेट्स पब्लिक सर्वेंट टुवर्ड वर्किंग फॉर अदर्स। ये एक मैनिफेस्टेशन भी है, पब्लिक सर्विस को एक मैनिफेस्टेशन की तरह भी देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल मॉरलिटी है, जो हमारे अंदर जो मॉरल बिहेवियर है, जो हमारे मॉरल कैरेक्टर्स है, वो हमें मोटिवेट करते हैं दूसरों के लिए काम करने के लिए। सच पब्लिक सर्विसेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंसाइंस एंड सोशल गुडविल। ये इंडिविजुअल की कंसाइंस कहती है उसको, उसके सोशल गुडविल से वो सीखता है कि भाई उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंदा जो थे, उन्होंने कहा है सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प करना मतलब भगवान की हेल्प करने की, मतलब भगवान को एक तरह से वो करने के, सर्विस प्रोवाइड करने के बराबर है। मतलब किसी को हम दूध पिला रहे हैं, तो किसी को मतलब हम खाना खिला रहे हैं, किसी को कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से हम गॉड को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो क्योंकि हर पर्सन जो है, ये माना जाता है कि मतलब हर पर्सन के अंदर भगवान है, हर पर्सन के अंदर गॉड रहता है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो सर्विस है, अगर हम किसी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम गॉड को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। मतलब प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस के लिए फिलोसफिकल तरीके से कैसे देखा गया है उसको वो देख लेते हैं। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, दैट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस स्टार्टेड विद एपिक्स लाइक रामायण, अ मॉडल ऑफ आइडियल गुड गवर्नेंस। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो फिलोसफिकल बेस है एक अच्छी गवर्नमेंट का, ये कब से चला आ रहा है? मतलब रामायण के टाइम से चला आ रहा है जी, क्योंकि उसमें भी यही शो किया गया था, यही बताया गया था कि कैसे अच्छी गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाता है। कौटिल्य जो थे, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ये बताया है कि राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए, उसकी क्या ट्रेड्स होनी चाहिए, वो करप्शन को किस तरीके से रोक सकता है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो करप्ट ऑफिशियल्स है उसके लिए क्या क्या प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, किस तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाने चाहिए। उसके बाद जो एरिस्टोटल हुए हमारे, उन्होंने गुड गवर्नेंस को या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मतलब वाइटल कंपोनेंट बताया, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया स्टेट के लिए, और मॉरलिटी जो है वो बेसिक फाउंडेशन है किसी भी पॉलिटिकल एटीट्यूड के लिए। तो उनका कहना ये था कि अच्छी गवर्नमेंट के लिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमारा जो मॉरलिटी है, या फिर हम ये कह दें कि जो प्रोबेबिलिटी है, वो एक मस्ट चीज़ है, एक वाइटल कंपोनेंट है, और वही एक बेसिक फाउंडेशन बनाता है एक पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के लिए। पोजेशन ऑफ वर्च्यूज लाइक जस्टिस, चैरिटी, जेनरसिटी फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। मतलब ये सारे जो वर्च्यूज है इनका होना बहुत ज़रूरी है, जस्टिस का, चैरिटी का, जेनरस होना, तो ये मतलब एक गवर्नमेंट को अच्छा बनाते हैं। ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ने कहा था। उसके बाद जो थॉमस होब्स हुए, उन्होंने क्या किया, लिंक किया किसको? एथिक्स को रैशनैलिटी के साथ एंड ऑब्जेक्टिविटी इन स्टेट एंड कॉमनवेल्थ। उन्होंने लिंक करा एथिक्स के कॉन्सेप्ट को रैशनैलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, किसके लिए? स्टेट और कॉमनवेल्थ के लिए। उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि फिलोसफिकल वे में उन्होंने क्या बताया कि जो एथिक्स है, वो एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे लिंक करता है? रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी से करता है कि हमें लोगों की अच्छे के लिए सोचना चाहिए, हमें सिंपैथाइज रहना चाहिए लोगों की तरफ। ठीक है? उसके बाद हमारे इमैनुअल कांत जो हुए थे, उन्होंने हमें ये मतलब ये समझाया, ये अंडरस्टैंड करवाया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी है
वही मॉरलिटी की तरफ इंक्लाइंड है। मतलब हमारी ड्यूटीज, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, हम जीते हारे, अच्छा हो खराब हो, हमारा रिजल्ट जो भी है कुछ भी आए, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है उसको हमें अपने ऑनेस्टी के साथ और एथिकली मतलब निभाना चाहिए। ये इमैनुअल कांत ने कहा था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या कहता था? द ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब हम ज्यादा लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो ये अच्छी गवर्नमेंट की निशानी है, ये अच्छी गवर्नमेंट की एक इंडिकेशन है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो मतलब अगर हम ज्यादा लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा? अच्छा ही कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्स वेवर। मैक्स वेवर जो थे उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दिया था, उसमें हम उन्होंने बताया था कि कैसे मतलब कैसे काम करता है, मतलब लीगल रैशनैलिटी जो मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ही प्रोवाइड किया था मैक्स वेवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। अब दोनों जो है क्या इनमें क्या अलग अलग है, इनका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी वही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी वही है। वन इम्प्लाइज टू अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ इम्प्लीमेंट करता है। द इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, और ट्रांसपेरेंसी ये श्योर करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराई जाए। क्लियर? तो ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी जो क्या है, एक कोर एलिमेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। डेमोक्रेटिक सोसाइटी का ट्रांसपेरेंसी की कोई भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, लोगों के सामने रहनी चाहिए, ये एक कोर एलिमेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ट्रस्ट एंड फेथ कैन बी फॉर्म। ये ऐसा एक फाउंडेशन है, ऐसी एक बेस है जिस पे कि ट्रस्ट और फेथ फाउंड किया जाता है, उसकी फाउंडेशन होती है, वो जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, स्टेटस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, फंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन शेयर जो हो रही है हमारी, वो एक डिस्क्लोजर है किसका? इंफॉर्मेशन का। किससे? रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हैं, स्टेटस जो भी है किसी प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, फंड यूटिलाइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आती है। जबकि ट्रांसपेरेंसी रेफर करती है जो एक्शन गवर्नमेंट ले रही है किसी भी चीज़ को हाइड ना करने के लिए, लोगों को जो वो सब चीज़ों को दिखा रही है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं। मतलब जो भी एक्शन हो रहा है वो तो होता है ट्रांसपेरेंसी, लेकिन उस एक्शन के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, वो होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो टू मेक पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल, जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल रहेंगे। करप्शन से फाइट करता है। टू क्लेम आर राइट्स, वो हमारे राइट्स को क्लेम करता है कि पब्लिक जो है उसके पास क्या राइट है, वो गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से डील कर सकती है। वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, ट्रस्ट जनरेट करता है, जिससे कि वो जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके साथ मतलब एक तरह से फेस ऑफ कर सके, उनको बता सके कि भाई उन्होंने क्या गलत और क्या सही किया है। टू एंश्योर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, मतलब प्रोबिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे गवर्नमेंट के अंदर। टू मेक गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट एंड एक गवर्नमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़रूरी है। टू एनकरेज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि लोग इन्वेस्ट करें, ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को ट्रस्ट रहे कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक तरह से फिजिबल है, वो एकदम ठीक है। टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, उस इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, उस एसिमेट्री को हटाने के लिए कि क्या अवेलेबल है और क्या रिकॉर्ड्स में दिखाया जा रहा है, उस एसिमेट्री को हटाने के लिए, कम करने के लिए हमारी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर हो गए? उसके बाद आता है चैलेंजेस क्या क्या हैं एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ स्टाफ, ऑफलाइन रिकॉर्ड्स और फाइल्स जो हैं वो उनका नहीं हो, मतलब एक तरह से अवेलेबल ना हो पाना। लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ फाइल्स, ह्यूज फाइल्स टू कंपाइल टू चेक फॉर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक तो स्टाफ कम है, रिकॉर्ड ऑफलाइन है, ऑनलाइन मतलब डिजिटाइजेशन है नहीं, और क्या होता है फाइल्स इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा कंपाइल हो रखी होती हैं कि उनको ढूंढने में, उनको चेक करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। क्लियर? तो मतलब स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट जो है, मतलब स्ट्रक्चर जो है उसको हमें मतलब एक तरह से इम्प्रूव और एनहेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी हो वो ईजिली हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट देता है, राइट टू प्राइवेसी,
जिसमें कि जो ऑफिस मतलब राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल्सो ऑफिशियल सीक्रेट्स, जिसमें कि हम जो ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो उस शेयर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसको ब्लॉक करके रख सकते हैं। ये जो एक राइट है, ये एक तरह से रोड ब्लॉक की तरह काम भी करता है, कई बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने में। इम्यूनिटीज एंजॉय बाय सिविल सर्वेंट्स। अब कुछ इम्यूनिटीज जो कुछ राइट्स जो सिविल सर्वेंट्स को या डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज हैं उनको दिए जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो अफेक्ट होती है। थ्रेट टू एक्टिविस्ट। अब जो लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट के अंदर फाइट कर रहे होते हैं, जो इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इन्फॉर्मेशन शेयर हो लोगों के साथ, उनकी लाइफ को थ्रेट होता है, और इसकी वजह से बहुत बार देखा भी गया है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो मारे भी गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिलेज। दे आर डिलेज इन डिस्पोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एप्लीकेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एप्लीकेशन होती हैं उसमें कई बार बहुत डिले हो जाता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती टाइमली। उसके बाद होता है डिजिटल आउटरीच। जैसे हम देखें कि जो हमारी ई गवर्नेंस है वो बहुत हद तक बढ़ रही है, उसकी यूसेज बढ़ रही है, लेकिन आज भी जो रूरल एरियाज हैं और उसमें मतलब इतना डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते अर्बन और रूरल को एक साथ में। उनकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं हो पाती ढंग से। कल्चर दैट इज रेजिस्टेंट टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ऐसा कल्चर जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करने में रेजिस्ट करता है, वो उस कल्चर को हमें हटाने की जरूरत है। टू मच सेंट्रलाइजेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स कॉलिंग फॉर सीक्रेसी। मतलब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अथॉरिटेटिव रहती है, जिससे कि जो रूल्स हैं उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है सीक्रेसी के नाम पे। माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन, ये तो हमें पता ही है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बहुत मतलब अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, तो करप्शन के चांसेस होते हैं। तो वही करप्शन को बनाए रखने के लिए या माल प्रैक्टिसेस को फॉलो अप करने के लिए लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं शो करते, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। लैक ऑफ इफेक्टिव कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप विद इन एजेंसीज। जो एजेंसीज हैं उनके बीच में ही जो इफेक्टिवनेस है उसकी कमी है, और वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रांसपेरेंसी में और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में दिक्कत आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें क्या मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। सबसे पहला तो है आरटीआई। गवर्नमेंट जो है उसने आरटीआई एक्ट जो है वो किया है, जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बनी रह सकती है। ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस। ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी अमंग ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। मतलब जो मतलब एक होता है कि हम एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लोगों जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये ओथ दिलाई जानी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, इट शुड बी रिप्लीट सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एक्ट। मतलब इसको फिर से मतलब एक तरह से रिप्लीट करना चाहिए, फिर से देखना चाहिए कि भाई जिससे कि ऐसे ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस। डेवलप ई गवर्नेंस टूल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद पीरियडिकल अपडेट्स। मतलब हमें ई गवर्नेंस का जो टूल है उसको डेवलप करना चाहिए, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। डिजिटल डिवाइड, जो भी गैप है रूरल और अर्बन के बीच में, उस गैप को ब्रिज करना चाहिए, उस गैप को फिल करना चाहिए, जिससे कि जो सर्विसेज है वो इजीली प्रोवाइड करी जा सके लोगों तक। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन को जैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे हमने बनाया उस एक्ट को। तो हम जो डेमोक्रेसी है हमारी, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है, वहाँ पे जो लोग हैं वो रियल सबवर्जन होते हैं, उनको रियल राइट्स होते हैं कोई भी एक्शन लेने के। एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से सर्वेंट है पब्लिक की, और उनके लिए ही काम करती है। एज स्टेटेड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जैसे कि कहा गया है कि हर किसी को एवरीवन शुड इंजॉय फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। उसको अपने ओपिनियन और एक्सप्रेशन को बताने की या करने की फ्रीडम है, जिसमें कि इंक्लूड करते हैं हम कि राइट टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया। जिसमें कि हमें राइट है कि हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस या जो आइडियाज़ हैं उनको हम इम्पार्शली रिसीव कर सकें, हम जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए ही काम कर रही है, तो उसे कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर बाय द वेरी नेचर ट्रांसपेरेंसी शुड बी द नॉर्म इन ऑल मैटर ऑफ गवर्नेंस। हर मैटर ऑफ गवर्नेंस में, या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आए, कैसी भी गवर्नमेंट रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर।
Right to information has been set up as a step toward ensuring this transparency to strengthen participatory democracy and ushering in people centered government. मतलब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये इसीलिए इसको एक मतलब एक तरीके से ये एक्ट जो है वो लाया गया जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो और स्ट्रेंथन अप हो सके, जिससे कि ये बताया जा सके कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम कर रही है और लोगों को अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन को निकालने का पूरा राइट है। तो इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को लाया गया था, इवॉल्व किया गया था। Right to information opens governments doing to public scrutiny, thereby arming them with the information that can empower the poor and the weaker section of society to demand and get information about public policies and actions. मतलब right to information क्या है, वो जो लोगों की तरफ गवर्नमेंट के जो काम है उनको ओपन अप रखती है, उनको एक तरह से एक ट्रांसपेरेंसी लाती है, जिससे कि जो भी हमारे वीकर सेक्शन है या जो भी गरीब लोग हैं उनको एम्पावर कर सके, जिससे कि वो उस इंफॉर्मेशन से जो वो पब्लिक पॉलिसीज या एक्शंस हो रही हैं उनके बारे में जान सके। तो जो आरटीआई है वो लोगों को स्ट्रेंथन अप करती है, पब्लिक को स्ट्रेंथन अप करती है, पूरा वीकर सेक्शन को एक तरीके से एक आर्म देती है, एक तरीके से उसके लिए वेपन की तरह काम करती है, जिससे कि वो गवर्नमेंट के लिए यूज कर सकता है उसको पब्लिक पॉलिसीज या एक्शंस के बारे में पता होगा जो भी गवर्नमेंट बना रही है। दिस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेक देम फंक्शन मोर ऑब्जेक्टिवली, देयरबाय एनहांसिंग प्रेडिक्टेबिलिटी। अब ये जो मतलब आरटीआई से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, जो भी फंक्शन कर रही है, उनके बारे में पता रहेगा, जिससे कि प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है, लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस एक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। The credit of pioneering the movement of RTI goes mainly to Mazdoor Kisan Shakti Sangathan under the leadership of Aruna Roy, which pressurized the government authorities to provide information such as master rolls and bills relating to purchase and transportation of material. जो सबसे पहले जो मूवमेंट जो चलाया गया था आरटीआई के लिए, वो किसने चलाया था, किसको दिया जाता है इसका क्रेडिट, मजदूर किसान शक्ति संगठन था, जो कि किसके लीडरशिप में हुआ था, अरुणा रॉय के में, जिन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को प्रेशराइज किया था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किसकी, जो भी रोल्स और बिल्स थे रिलेटेड टू परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की, जो भी परचेज और ट्रांसपोर्टेशन हुई थी किसी मटेरियल की, उसके बारे में जो रोल्स थे या बिल्स थे उनको मतलब एक तरह से रिवील करने की, उनको शो करने की। तो इसकी वजह से हमें सबसे पहले आरटीआई जो है वो मतलब शुरू की गई थी। उसके बाद मतलब ये हुआ कि आरटीआई जो है एक तरह से एक्ट बना दिया गया, जिससे कि ये पता चल सके कि जो पब्लिक है उसके साथ कोई इंजस्टिस ना हो। दिस इंफॉर्मेशन वॉज देन क्रॉस चेक्ड एट जन सुनवाइज अगेंस्ट एक्चुअल टेस्टिमोनीज ऑफ वर्कर। मतलब इसको फिर क्रॉस चेक किया गया कहाँ पे, जन सुनवाइज में, जो कि एक्चुअल जो टेस्टिमोनीज थी लोगों की, जो वर्कर्स की, उसके अगेंस्ट उसको चेक किया गया, जिससे कि सच एन अरेंजमेंट वॉज सक्सेसफुल। इसकी वजह से क्या हुआ, ये सक्सेसफुल हो पाया इन ड्रॉइंग द अटेंशन टू करप्ट एंड लीकेज इन सिस्टम। इसकी वजह से पता चल पाया कि जो सिस्टम है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है वहाँ पे करप्शन और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। इसी की वजह से फिर आरटीआई जो है उस एक्ट को फॉर्म किया गया। मतलब एक ये इंसिडेंट है जिसने कि आरटीआई को एक तरह से बूम अप किया, जिससे कि हमें जरूरत लगी कि हमें आरटीआई एक्ट जो है वो होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे ये एक्ट है क्या, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2004 मतलब 5 में बना था। तो अब देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या क्या है। ये सबसे पहले तो आर्टिकल 19.1 में एम्बेडेड है, मतलब आर्टिकल 19.1 में बताया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये एक फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स हमें मिलेंगे एज अ राइट। मतलब हमारा राइट है कि जो भी हम क्वेश्चन पूछे उसका आंसर गवर्नमेंट को, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देना ही पड़ेगा। The act applies to all state and UTs of India, including the union territory of J&K and Ladakh। मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिला के भी टोटल सब पे ये एक्ट लागू होता है। अंडर दिस एक्ट एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसको विद इन 30 days उसके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। द एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू कंप्यूटराइज देयर रिकॉर्ड्स। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एक पब्लिक पर्सन या फिर एक सिटीजन ले रहा है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखने की जरूरत है। ये सेक्शन 4 के अंदर बताया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर,
क्लियर। तो ये जो एक्ट है ये हमें यही बताता है कि कैसे भाई हम अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और उसका आंसर विद इन 30 डेज हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे स्टेट्स और यूटीज पे इम्प्लीमेंट होता है और इसका भी एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा जाता है कि भाई जो भी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी मतलब जिस भी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अलग अलग से मतलब एक सर्टेन कैटेगरी के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद हमारा आता है कि मतलब इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए जो अथॉरिटी बनाएगी, पब्लिक अथॉरिटी जो बनाएगी, उसके अंदर कौन कौन आता है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, एपेलेट अथॉरिटीज लाइक सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे मिलके एक पब्लिक अथॉरिटी बनाते हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसके लिए काम करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहला तो टू एम्पावर द सिटीजन्स विद इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन रहेगी सिटीजन्स के पास तो वो एम्पावर्ड रहेंगे। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली जब इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी जनरेट होगी, करप्शन जो है वो खत्म होगा। टू एनहेंस पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर लोगों के जो पार्टिसिपेशन है उसको एनहेंस करने के लिए कि लोग अपने राइट्स को समझे जाने, अब उन्हें नॉलेज रहनी चाहिए हर चीज़ की, भाई क्या चीज़ें हो रही हैं हमारी, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखने का उन्हें पूरा राइट है और वो मतलब लोग एनकरेज रहें पार्टिसिपेट करने में। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि हम आरटीआई एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन 1। उसका सेकंड पार्ट जो है ये बताता है कि ऑल ओवर द इंडिया जो है फैला हुआ है। इसका सेक्शन सेकंड का जो एफ पार्ट है वो बताता है इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी तरह का मटेरियल, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड हो, जिस प्राइवेट बॉडी को एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वो एक्सेस कर सके अंडर एनी लॉ और किसी भी तरीके से वो उस पर लॉ एनफोर्स कर सके, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम निकलवा सकते हैं। क्लियर। सेक्शन 2H में हम क्या पढ़ते हैं, क्या बताता है कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, किसके अंडर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसके बारे में बताया गया हो, किसी लॉ के अंदर बताया गया जो कि पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है उसके अंदर बताया गया अथॉरिटी के बारे में, या फिर नोटिफिकेशन इशू किया गया हो, ऑर्डर बनाया गया हो बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्लियर। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो इन तीनों में से किसी के भी थ्रू अगर बनाई जा रही है तो मतलब किसी भी तरीके से उसको अथॉराइज किया जा रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है या कोई अथॉरिटी है तो उसको पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। क्लियर। सेक्शन 2J में क्या आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स द राइट to information accessible under this act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of work, documents, record, taking notes, extract or certified copies of documents or record, taking certified sample of material। मतलब right to information का मतलब है कि हमें right है information को access करने का इस act के अंदर, किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल के थ्रू, किसने मतलब किसके अंडर हम इसको कर सकते हैं एक्सेसिबल, किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जिसके अंदर की हमें राइट इंक्लूड है। हमारे जो राइट है वो ये है कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी काम को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी रिकॉर्ड को, हम कोई भी नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हम कॉपी और रिकॉर्ड ले सकते हैं। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का सर्टिफाइड सैंपल भी हम ले सकते हैं, ये हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। सेक्शन 4 क्या बताता है हमें, सुओ मोटो, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब अपना ही, मतलब अपने आप ही कोई चीज़ करना। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी, मतलब ये एक डिस्क्लोजर होता है इन्फॉर्मेशन का खुद से ही जो पब्लिक अथॉरिटी करती हैं। क्लियर। उसके बाद सेक्शन 8 क्या है कि हमें कुछ राइट्स हैं ऐसे जिनके लिए हम इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करवा सकते, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका एग्जेम्पशन है जिन इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, भाई हम नेशनल सिक्योरिटी को हम कहीं भी किसी भी तरह से स्टेक पे नहीं रखेंगे, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स वो नहीं। लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल प्रोसेस उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। कैबिनेट एंड अदर डिसीजन मेकिंग डॉक्यूमेंट्स उसके लिए नहीं। ट्रेड सीक्रेट्स एंड कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रेड सीक्रेट्स को और कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी को हम रिवील नहीं करवा सकते। इंडिविजुअल सेफ्टी, एक पर्सन की इंडिविजुअल जो सेफ्टी है उसके लिए हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। पर्सनल प्राइवेसी जो है किसी की, उसके लिए हम कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करवा सकते। क्लियर। तो ये सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन 8 के सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, प्रोवाइड फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व। मतलब हम इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करवा सकते हैं, उसका हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कौन सी, जो कि एग्जेम्प्टेड है, जिसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन कब, जब एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट शो हो रहा हो। क्लियर? मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड है, जिसको हम नहीं शो कर सकते, वो भी शो करनी पड़ जाती है अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है। तो मतलब लार्जर जो पब्लिक है वो उस चीज़ को मान रही है या वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील करी जाएगी। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई। तो क्या क्या इश्यूज आते हैं हमें आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो उसमें हमारे लिए इशू हो जाता है आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो रिकॉर्ड को रखने की जो तरीके हैं वो पुराने ही हैं अभी, तो इस तरीके से उसको मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ फॉर रनिंग इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब बहुत ही ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो और जो स्टाफ है वो, उसकी जो कमी है, उसकी वजह से भी जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको रन करने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद नेक्स्ट है डायल्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री लॉज लाइक द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जो ये लॉ बनाया गया है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है जो पर्सन करप्शन के अगेंस्ट या जो भी रॉन्ग डूइंग्स हो रही होती हैं विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द सिस्टम, उसको बताने के लिए जो पर्सन एक तरह से आगे आता है वो विसल ब्लोअर कहलाता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसका डायल्यूशन कहीं ना कहीं होना, उसको इतनी हद तक बहुत हद तक उसको एक तरह से एग्जीक्यूट ना कर पाना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये भी आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इशू क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेरिंग एंड ऑफन हायर रेट्स ऑफ एप्लीकेशन फीस। मतलब आरटीआई के लिए हायर रेट ऑफ जो वो है एप्लीकेशन फीस है, उसकी वजह से भी क्या होता है आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन टफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है लार्ज नंबर ऑफ पीआईओज ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस। मतलब जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे भी इशू आता है इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर डू नॉट हैव एडिक्वेट अथॉरिटीज टू एनफोर्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनके पास एडिक्वेट अथॉरिटीज़ नहीं है जिससे कि वो आरटीआई एक्ट को एनफोर्स कर सकें। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये कई बार हमारे जो आरटीआई है उसके इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट पैदा करते हैं, इश्यूज क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जितना रह गया है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस में उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद हमारा सिटीजन चार्टर, जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, और उसी के साथ हमारा मैनेजमेंट और एथिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सिलेबस रहता है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, उसको हम जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। पीडीएफ के लिए, जो वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ edumask1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।